जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज 15वें लेक्चर के बारे में। तो 15वां लेक्चर है आज हमारा साइंस से एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, अन्य प्लेलिस्ट भी आप जाके देख सकते हैं, 2-3 प्लेलिस्ट हैं इसमें बन चुकी हैं बंदरोगा की, तो आप देखिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जो मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, एंजाइम्स और न्यूट्रोफिल्स, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो प्रोटोजोआ, एंजाइम्स, न्यूट्रोफिल्स, इनमें से किस में रखा जाता है? मलेरिया और मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को। ठीक है, तो ये रखा जाता है जो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है इसको। ठीक है, प्रोटोजोआ श्रेणी जो होती है इसमें रखा जाता है मलेरिया परजीवी और अमीबा को। ठीक है, प्रोटोजोआ में। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मादा एनेफ्लीज से जो काटने से होता है, जो मादा एनेफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है मलेरिया। और एंजाइम की बात करें तो पेट में जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और बात करें न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स एक सामान्य प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो खासकर जीवाणु के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यही क्या कहलाती हैं? न्यूट्रोफिल्स कहलाती हैं। ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं ये एक सामान्य प्रकार की, और खासकर जीवाणुओं के कारण होने वाले जो संक्रमण होता है, जीवाणुओं के कारण संक्रमण, जो इन्फेक्शन वगैरह होगा, संक्रमण होगा, उससे लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है? न्यूट्रोफिल्स अदा करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, विटामिन के और लिम्फोसाइट। ठीक है, लाइजोजाइम हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, विटामिन के और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो विटामिन मनुष्य के आँखों में जो आंसू होते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, उनमें कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है मनुष्य के आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल, इस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण क्या करता है? मनुष्य में थकान महसूस होती है। ठीक है, मनुष्य को थकान महसूस होती है लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जब जमा हो जाता है तब। ठीक है, और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के मानव में जो शरीर में रक्त का थक्का बनता है उसका कारण ही बनता है। ठीक है, और विटामिन जो लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट की रुधिर में प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, लाइसोसोम हो गया और गोल्जी कॉय। ठीक है, तो कोशिकांग कौन सा है जो डीएनए रखता है? तो कौन सा रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वही क्या करता है? कोशिका डीएनए को रखता है। ठीक है, डीएनए को रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को रखता है। ठीक है, डीएनए को रखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने 1886 में की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में ऑल्टमैन ने की थी। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कोशिकीय श्वसन, ठीक है, सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन, इसमें एटीपी का संश्लेषित यानी कि एटीपी प्रोडक्शन और एटीपी का भंडारण, एटीपी स्टोरेज और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी ऑल्टमैन ने 1886 में करी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोशिका में जो श्वसन होता है यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, नंबर 1। इसमें एटीपी का संश्लेषण यानी कि एटीपी प्रोडक्शन होता है,
एटीपी का भंडारण होता है, एटीपी स्टोरेज, और परिवहन होता है इसका, एटीपी में भंडारण और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसी कारण ये तीनों कार्य क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, इसी के कारण। ठीक है, किसके कारण, इसमें एटीपी का संश्लेषण, एटीपी प्रोडक्शन, सेलुलर रेसिप्रोकेशन और एटीपी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तभी इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का ऊर्जाघर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, किस रक्त वर्ग में, किस जो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ए बी, ओ, ए और बी। ठीक है, तो किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ए बी, ओ, ए और बी। ठीक है, तो किस में नहीं पाई जाती है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन यौगिक हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर मान लो इन्हें। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जो आईजी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी के नाम से भी जाना जाता है एंटीबॉडी को। ठीक है, जो मेडिकल रिपोर्टें होती हैं एंटीबॉडी वगैरह में तो आप देखोगे वहाँ पे आईजी वगैरह लिखे रहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है आईजी। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, एंटीबॉडी, इसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, किसमें क्या क्या होता है, जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और जो एंटीबॉडी होता है ए होता है। ठीक है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीजन तो ए बी होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता है। और बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एंटीजन होता है ओ ग्रुप में नहीं होता है और एंटीबॉडी क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, अगर यहाँ तो हमारा एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी ब्लड ग्रुप में, और बात आती है कि जो एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीजन की बात करेंगे तो ओ जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी पर, फेफड़ा पर, यकृत पर, ये सभी। ठीक है, तो किडनी पर, फेफड़ों पर, यकृत पर, ये सभी, किडनी पर, फेफड़ों पर, यकृत पर, ये सभी। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ पर होता है या कहाँ होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, ये सभी हैं, किडनी में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ों में भी होता है, यकृत में भी। ठीक है, तो ऑल जो हैं ऑप्शन सही हैं। ठीक है, किडनी, फेफड़े, यकृत में सारों में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। बात करें यकृत की तो यकृत जो होता है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है या बदलता है। ठीक है, और रक्त को शुद्ध करता है। ग्लाइकोजिन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है यकृत, और रक्त को शुद्ध करता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अवस्तंभ मूल, स्टिल रूट। ठीक है, जो अवस्तंभ मूल होता है किसमें पाई जाती है, स्टिल रूट किसमें पाई जाती है, चने में, मूंगफली में, गन्ने में, चावल में। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है, चने में, मूंगफली में, गन्ने में और आपका चावल में। ठीक है, तो किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है गन्ने में। ठीक है, गन्ने में पाई जाती है अवस्तंभ मूल यानी कि स्टिल रूट। ठीक है, जो स्टिल रूट होती है, ठीक है, स्टिल रूट वो किस में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। और स्तंभ मूल बरगद के, जो स्तंभ मूल की बात करें वो तो अवस्तंभ है, स्टिल रूट, और जो
स्तंभ मूल बरगद के पेड़ के तने से जो लटकने वाली जो मोटी जड़ें स्तंभ होती हैं वो कहलाती हैं स्तंभ मूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेटस और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्राइट्स ऑक्साइड हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेटस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेटस जो नाइट्राइस ऑक्साइड हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो किस में लेते हैं? पौधे जो लेते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। किस में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे। ठीक है, इसमें लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। रक्त में जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त में जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? Ca, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आर्सेनिक। ठीक है, तो Ca, Mg, Al और As। ठीक है, तो रक्त में जमने का कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त में जमने का, ठीक है, जमने के लिए तो कौन सा तत्व सहायक होता है? ठीक है, कौन सा होता है? Ca, Mg, Al और As। ठीक है, तो कौन सा होता है? Ca जो होता है कैल्शियम क्या है? रक्त में जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, तो कैल्शियम होता है Ca और इसका जो एटॉमिक नंबर है 20 है। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से व्यक्ति में क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से खून में इनकी मात्रा क्या होती है? गड़बड़ा जाती है और जो हाई बीपी की समस्या के कारण बन जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? एरविन श्रोडिंगर ने, नील्स बोर, डाल्टन और रदरफोर्ड। ठीक है, तो किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी किसने? नील्स बोर ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? नील्स बोर द्वारा क्या करा गया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करी गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, नील्स बोर के द्वारा। इसके बाद डाल्टन की बात करें तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पर आधारित था। ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित था। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा कब की गई? 1920 में करी गई। ठीक है, कब की गई? 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज करी गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बैटरी में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। बैटरी में किस प्रकार का एसिड प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पर प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, आपने लैब वगैरह में देखा भी होगा ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, काफ़ी काम में लगता है। ठीक है, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्राथमिक शुष्क सेल, ठीक है, जो प्राइमरी ड्राई सेल्स होती हैं, प्राथमिक शुष्क सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद जो चार्ज नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक शुष्क सेल कहलाती हैं। और जैसे क्या हैं? जिंक कार्बन सेल। ठीक है, जिंक कार्बन सेल ये उदाहरण है इसका प्राथमिक सेल का। द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद
पुनः चार्ज किया जा सकता है। निकिल, कैडमियम सेल और लिथियम आयन सेल वगैरह जो हैं क्या हैं, पुनः चार्ज किया जा सकता है इनको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बीज खोल सीड कोट में उपस्थित सभी संरचनाएं कहलाती हैं। जो बीज खोल होता है यानी कि सीड का कोट होता है में उपस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? भ्रूण, भ्रूण हो गया, बीज पत्र हो गया, गिरी हो गया, भ्रूण पोष हो गया, ठीक है। तो क्या कहलाती हैं? जो बीज होता है सीड से होता है, सीड के कोट में क्या उपस्थित जो संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं गिरी यानी कि कॉर्नेल्स, ठीक है। कॉर्नेल कहा जाती हैं, ये गिरी कहलाती जाती हैं। कॉर्न क्रेनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें क्या है? पेरिकॉर्प है ये, ठीक है, पेरिकॉर्प हो गया, और फेंडोस्पर्म हो गया, ठीक है, जर्म हो गया इसके बीच का, ठीक है, जर्म, और जो है टिप कैप है, ठीक है, कैप की बात करें टिप कैप ये है, ठीक है। तो ये सीड के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो धान, ठीक है, पैडी, धान के खेत के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है? धान के खेत के लिए सबसे उर्वरक जो सबसे बेस्ट उर्वरक होता है, सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? ठीक है, तो कवकमूलक जो होता है कवकमूल, ठीक है, कवकमूल हो गया, सहजीवी या असहजीवी साइनोबैक्टीरिया, और एजेटोबैक्टर, और क्लासोट्रिडियम हो गया, राइजोबियम हो गया, ठीक है। तो कवकमूलक, सहजीवी या असहजीवी साइनोबैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, और क्लासिटिडियम, और राइजोबियम, ठीक है। तो धान के खेत के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा होता है? ये होता है सहजीवी और असहजीवी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जो सहजीवी और असहजीवी साइनोबैक्टीरिया धान के खेत के लिए सबसे बढ़िया जो उर्वरक होगा ये होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया उर्वरक कौन सा होगा? सहजीवी या असहजीवी साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? रंगीन, क्षारीय, उदासीन, और इनमें से कोई नहीं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? रंगीन, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है क्षारीय, ठीक है। क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना के संबंधित है? ठीक है, तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना के संबंध में है? तो अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किससे ग्रंथि, कौन से ग्रंथि से उत्तेजना के संबंध में है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये है अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में उत्तेजना से संबंधित ग्रंथि होती है, अधिवृक्क, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें जो एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, और कशेरुकी जीवों में पाई जाती है, ठीक है। कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क या गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है, ठीक है, तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ठीक है, जो बॉटनी शब्द है वानस्पतिक, ठीक है, तो उस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हुई है ग्रीक भाषा से, लैटिन से, और फ्रेंच पुर्तगाली, ठीक है। तो ग्रीक, लैटिन, और फ्रेंच, और पुर्तगाली, ठीक है। तो किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है ये, ठीक है। जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? बॉटनी का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, बॉटनी का जनक कहा जाता है वानस्पति विज्ञान, ठीक है। और जीव विज्ञान का, ठीक है, बायोलॉजी का अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है बायोलॉजी का जनक? अरस्तु को। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है?
ठीक है। तो जो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, जड़, रंध्र, टहनी और तना। ठीक है, जड़, रंध्र, टहनी और तना पौधों में आदान प्रदान के लिए, तो जो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, जड़, रंध्र, टहनी और तना क्या होता है, ये होता है जो रंध्र होते हैं वो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। ठीक है, रंध्र क्या होते हैं, गैसों के आदान प्रदान के लिए। जो रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा के बोलते हैं, स्टोमेटा। और रंध्र का काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन करना होता है। क्या होता है, पत्तियों से ही होता है वाष्पोत्सर्जन, तो रंध्र जो होता है वाष्पोत्सर्जन करता है और यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, रंध्र किस में पाए जाते हैं, पौधों के पत्तियों में। तो आप देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, रंध्र हैं, ठीक है, और रंध्र द्वार। ठीक है, और इसके बाद रंध्र कोशिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, टीवी सेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो सेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंडक्टर, कंडक्टर और प्रतिरोधक, कैपेसिटर किसका प्रयोग किया जाता है, टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है कैपेसिटर का, जो धारित्र होता है, धारित्र। ठीक है, कैपेसिटर। और ये और कंडीशनर भी बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसर, ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी तैलीय फर्श का चलना मुश्किल क्यों होता है। ठीक है, तो किसी भी तैलीय फर्श में चलना क्यों मुश्किल होता है, फर्श खराब हो जाता है, घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल बहुत कम होता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर हम किसी फर्श में तेल डाल दें, वह तेलीय फर्श है, तो उसमें चलना मुश्किल क्यों होता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, घर्षण बल बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण बल दोनों के बीच में कम हो जाता है और तेलीय सतह पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि सतह पर घर्षण बल तो कम हो जाता है और अधिक घर्षण होने पर क्या होता है, अधिक घर्षण होने पर हम चल नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, आसानी से फिसल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आसानी से फिसल जाते हैं। और घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की बात करें तो घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है, वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मिराज का कारण है। ठीक है, मिराज का कारण है, मिराज का क्या कारण है, मिराज का कारण प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का पूर्ण या कुल आंतरिक परावर्तन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मिराज का क्या कारण है, मिराज यानी कि मृग मरीचिका। ठीक है, तो मिराज बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मिराज का क्या कारण है, मिराज का कारण है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या है, मिराज का कारण है। मिराज एक ऑप्टिकल भ्रम है। ठीक है, क्या है, मिराज एक ऑप्टिकल भ्रम है। मिराज का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, गर्मियों में जमीन के पास हवा गर्म होती है और इसीलिए ऊपर की हवा की तुलना में दुर्लभ होती है और क्या होता है, माध्यम से दूर की हवाओं या आकाश की विस्थापित छवि का निर्माण करती हैं, इसीलिए मिराज क्या होती है, मिराज बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो जब अभिकारक, रिएक्टिव तथा उत्प्रेरक कैटालिस्ट दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होंगी, जो क्या किस की, अभिकारक की, रिएक्टिव की और उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट की, दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी, भिन्न होती हैं, तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, विषमांग उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, विषमांग उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की खोज की बात करें जो कैटलिस्ट की, तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। किसने की थी, बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक एक ऐसा
पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसे कि क्या कर देता है, उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को, वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, बीज का, वार्षिक वलयों का, पेडिनोलॉजी का। ठीक है, तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, बीज का, वार्षिक वलय का, पेनिनोलॉजी का, किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किया जाता है आपका बीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बीज का अध्ययन किया जाता है इसमें स्पर्मोलॉजी में। और एग्रोस्टोलॉजी की बात करें तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वलयों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पेनिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो कपास का जो रेशा होता है किससे प्राप्त होता है, पत्तियों से, फलों से, बीजों से, जड़ से। ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है कपास का रेशा, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, ये होता है बीजों से। ठीक है, बीजों से प्राप्त होता है कपास का जो कपास किससे प्राप्त होता है, बीजों से प्राप्त होता है कपास का रेशा। कपास क्या है, कपास की फाइबर की सेलुलोज जो है इसमें 90% सामग्री, 90% सेलुलोज सामग्री है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कैंसर एक जानलेवा बीमारी क्यों है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी क्यों है। कोशिका या कोशिकाओं के समूह का असामान्य या अव्यवस्थीकरण वृद्धि, इससे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है। मस्तिष्क शोध में वृद्धि, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों है। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि कोशिका या कोशिकाओं के समूह में असामान्य और अव्यवस्थित वृद्धि कर देती है, ये किसी अंग की अव्यवस्थित वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या है, कैंसर है। ठीक है, तो इसीलिए ये जानलेवा है। तो कोशिका या कोशिकाओं के समूह की असामान्य अव्यवस्थित वृद्धि कर देती है कोशिकाएं। ठीक है, तो कैंसर की बात करें तो असामान्य कोशिकाएं बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती हैं और वे अन्य ऊतकों के आक्रमण करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, कैंसर की कोशिकाएं रक्त और लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है एल्कीन का सामान्य सूत्र, फॉर्मूला क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र फॉर्मूला। ठीक है, CnH2n हो गया, CnH2 N2+2 हो गया, CnH2 N-2 हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो एल्कीन का कौन सा सूत्र होता है, एल्कीन का कौन सा सूत्र होता है, एल्कीन का जो सूत्र होता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन होता है ये। ठीक है, और बात करें एल्केन की तो CnH2n+2 होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या कहलाता है, CnH2n+2 होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 होता है एल्काइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा हार्मोन एक टेस्टोरॉइड है। ठीक है, स्टेरॉइड है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ग्लूकागन हो गया, और इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हो गया, और ग्लूकागन हो गया, इंसुलिन हो गया, और ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, तो जो हार्मोन है कौन सा है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, कौन सा है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोइड हार्मोन 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है।
जो एस्ट्रॉइड हार्मोन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन, वो किससे, 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होता है। किससे, टेस्टिस से होता है, ओवरी से होता है और एड्रेनल से होता है। ठीक है, टेस्टिज, ओवरेल और एड्रेनल से होता है। और बात करें स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, काफ़ी कम लोग बताते हैं, अब आता तो सभी को है ही लेकिन बताते कोई नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, पोलियो वायरस के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर सो मच। जय हिंद, जय उत्तराखंड।